प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को मेघालय और त्रिपुरा का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में लेंगे भाग। मेघालय और त्रिपुरा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गलवान और तवांग में हमारी सेना ने अप्रतिम शौर्य का दिया परिचय। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वें वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर देश हित के ऊपर राजनीति को तरजीह देने का लगाया आरोप। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। राहुल गांधी को बताया भारत का जयचंद। कहा, कांग्रेस और राहुल गांधी तोड़ रहे हैं सेना का मनोबल। सुप्रीम कोर्ट ने की बिल्किस बानो की ओर से दायर पुनर्विचार अर्जी खारिज। बिल्किस के 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार की थी मांग। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप के फाइनल में बनाई जगह। आज फाइनल में स्पेन में होगा मुकाबला। कल रात स्पेन के वेलेंसिया में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने आयरलैंड को पेनल्टी शूटआउट के जरिए 2-1 से हराया। फीफा विश्व कप 2022 में क्रोएशिया और मोरक्को तीसरे स्थान के लिए खेलेंगे प्ले ऑफ मैच। क्रोएशिया को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों मिली थी शिकस्त। वहीं मोरक्को फ्रांस से हारकर हो गया था फाइनल्स की रेस से बाहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। वो इस अवसर पर पूर्वोत्तर परिषद की एक आधिकारिक बैठक के साथ साथ एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM शिलोंग का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री NEC की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पिछले 50 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए NEC के योगदान का एक स्मारक खंड गोल्डन फुटप्रिंट्स भी जारी किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित केंद्रीय मंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। और वहीं प्रधानमंत्री रविवार को मेघालय में IIM शिलोंग को देश को समर्पित करेंगे। IIM शिलोंग में कैसी है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां, इस विषय पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर DP गोयल से विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। देखिए। IIM शिलोंग के इस नए कैंपस में आपका स्वागत है। इस 120 एकड़ में फैला नए कैंपस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अनावरण करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे। और इस कैंपस के बारे में जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर DP गोयल, जो कि डायरेक्टर है IIM शिलोंग के। हमारा IIM शिलोंग का परिवार है, इसके लिए ही नहीं, पूरे जो नॉर्थ ईस्टर्न के लोग हैं सारे के सारे, उनके लिए बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट है। 7वां हमारा IIM है। टोटल इंडिया में 20 इंस्टीट्यूट्स हैं IIM से, बट हमारा जो है 7th IIM है। एंड हमें 15 साल होने वाले हैं, जो 4 जुलाई को हमारा फाउंडेशन होगा। IIM शिलोंग सिर्फ शिलोंग मेघालय के लिए नहीं, एक तरह से जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है। एक तरह से एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा एक पुश मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बोला कि IIM शिलोंग जो है, हम शिलोंग में है, बट पूरे 8 के 8 स्टेट्स में है। हम सभी के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने हमारे एक सैटेलाइट कैंपस बना के हमें दे दिया, वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमने उसाम में, हमारे गुवाहाटी में हमारे एक कैंपस खोला है। ऐसे ही हम मणिपुर में है, मिजोरम में है, उधर नागालैंड में, मेघालय में, सभी जगह जाएंगे हम। 8 के 8 स्टेट्स के लिए आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि हम सभी के सभी 8 स्टेट्स के लिए उनकी पॉलिसी कैसे होगा, उनके क्या क्या इंटरवेंशन हो सकता है, उनकी सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, सभी के लिए हम ये काम करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें। आप लोग क्या क्या कर रहे हैं कि इसमें जो प्रधानमंत्री का नारा है 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रल हो जाने का, तो क्या क्या चीजें आप लोग कर रहे हैं? लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, सभी के सभी, ये सारा सोलर है। ऐसे ही हम बाकी चीजें भी सारा देख रहे हैं कि जो रूम्स हमारे अंदर हैं, कम से कम वहां पे लाइट की जरूरत पड़े। ये पूरे का पूरा हमारा प्रयास यही है कि इसको जितना ज्यादा अच्छा सस्टेनेबल इसको बनाया, कैंपस को बनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस जो नया कैंपस है इसका अनावरण करेंगे और अनवील करेंगे। और सिर्फ शिलोंग मेघालय के लिए नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक वरदान साबित होगा। कैमरा पर्सन सुबिन नोडियल के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, शिलोंग।
और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विवेकानंद स्टेडियम से त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। वो यहां स्टेडियम से कुछ परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहां के लोगों में खासा उत्साह है। राजधानी अगरतला में डीडी न्यूज संवाददाता नंदिता डागर ने स्थानीय लोगों से खास बातचीत की। आप भी देखिए। सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है, नया एयरपोर्ट भी आ चुका है, फिर सड़कें भी बहुत अच्छे हो चुके हैं और जब आएंगे मोदी जी तो उनको भी दिखाई पड़ेगा कि मतलब रोड कितने अच्छे हैं और उनके लिए बहुत ही सजाया हुआ है हमारा त्रिपुरा और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड है। हमारा जो स्टेडियम है वो भी बहुत मतलब सज धज के एकदम रेडी है उनके लिए। तो वी वेलकम यू सर, प्लीज कम एंड प्लीज सी आवर सिटी एंड आवर स्टेट एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विथ आवर वेलकमिंग जेस्चर फॉर यू। दिल में उल्लास है, बहुत ही उल्लास है, क्योंकि मोदी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो देश का नाम पूरे विश्व में उजागर कर दिया। और मोदी ऐसा एक लीडर है जो सिर्फ इंडिया में नहीं, हमारे देश का सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं, वो देश का लीडर है। अरे रेल लाइन के लिए आंदोलन किया वो तो हर कोई सुना है, लेकिन ला नहीं सका, ये लाया मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। घर घर पानी दिया है, उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन दिया है। फिर हमारे इधर फिलहाल एक एयरपोर्ट हुआ है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट का शायद सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। पहले इधर के आदिवासी लोग जंगल में जाना पड़ता था, लेकिन अभी घर घर शौचालय है। ये मोदी जी के बहुत ही अच्छा किया कि महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए पहले SHG ग्रुप था, जो प्रीवियस गवर्नमेंट 3 से 4 हजार का SHG ग्रुप बनवाया था 25 साल में। और मोदी जी आने के बाद या हमारे विप्लव देव जी के सरकार आने के बाद उन्होंने इधर 60 से 70,000 SHG ग्रुप बनवा के दिया थी। मोदी जी आ रहे हैं, मुझे बहुत खुश रहे। मोदी जी की तरफ से मुझे एक घर मिला है। ना त्रिपुरा बहुत उन्नत है, रास्ता घाट सब किछु ভালো হয়েছে मोदी जी तरफ से, हम खुश। 8 साल में त्रिपुरा में बहुत बदलाव हुआ है और जो काम हो रहा है ना वो सार्विक सबके लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो त्रिपुरा में नहीं, सिर्फ भारतवर्ष के लिए भी ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। वो जो रोड का बारे में है, वो जो बिल्डिंग का बारे में है, जो गरीब के लिए काम हो रहा है, सबके जो हाईवे हो रहा है, सब बहुत अच्छा काम हो रहा है। त्रिपुरा में जो मोदी जी नेक काम किया है, इसीलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। रास्ता घाट साफ सुथरा है, हर टाइम हर रोज डेली सफाई करता है मोदी जी। एयरपोर्ट बड़ा हो गया, अगरतला रेल स्टेशन बड़ा हो गया। जितना काम करता है गरीब के लिए, ये इंडिया में कोई जगह में देखा, लेकिन यहाँ का काम इतना जल्दी, इतना कम टाइम में हो गया। मैं त्रिपुरा वासी को, मोदी जी को आने के लिए धन्यवाद मांगता हूँ। इसे हम लोग बहुत अच्छा है, त्रिपुरा का डेवलप प्रचुर हुआ है, मकान सबको मिला, पक्का मकान मिला है, पानी मिला है, करंट मिला है, समस्त कुछ मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग खुश भी है। अभी मोदी जी अभी आ रहा है, काल को आ रहा है, तो इसलिए भी जितना जनता है त्रिपुरा का खूब खुश है, काल में मोदी जी को देखेगा। और वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यांगसे क्षेत्र में सैनिकों से मिले। उन्होंने जवानों से मिलने के बाद हुए एक फोटो भी शेयर करते हुए ट्वीट किया और कहा कि भारतीय सेना के वीर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में यांगसे क्षेत्र अब पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ये वो ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सुधीर से। सुधीर, जिस तरह से ये मुलाकात हुई है, ऐसे में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल, देखिए गौरव, जिस तरीके से पहले रक्षा मंत्री ने सदन में भाषण दिया था, उसके बाद से अब केंद्रीय मंत्री यहाँ जो यांगसे एरिया पहुंचे, ये वही एरिया है जिसमें 9 दिसंबर को जो चीनी पीएलए है उसने स्टेटस को जो चेंज करने की कोशिश की थी। तो उस पूरी कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था, चीनी सैनिकों को पीएलए में वापस भेज दिया था। उसके बाद से भारतीय सेना पूरी तरह से चाक चौबंद है, मुस्तैद है। और जो किरेन रिजिजू मिले हैं यहाँ, भारतीय सैनिकों से मिले हैं, जाहिर तौर पर एक मोरल बूस्टिंग के तौर पे होगा कि एक केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच रहा है, सैनिकों के बीच उनके साथ मिल रहा है और उनके हालचाल, उनका जायजा ले रहा है। क्योंकि सही मायने में गौरव, परिस्थितियां अगर देखें यहाँ, तो यहाँ मौसम बहुत खराब रहता है, डिप्लॉयमेंट काफी कठिन रहता है, लेकिन भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से टिकी हुई है। और ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व से कोई अगर यहाँ पहुंचता है
पूरी स्थिति जानने के लिए, हौसला अफजाई के लिए और खास तौर पर देशवासियों को भरोसा दिलाने के लिए भी कि आखिर जो स्थिति है तरह से हमारे साथ हैं और हमारे जो देश के जवान हैं वो देश की रक्षा में, देश की सीमा की चौकसी में पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। बिल्कुल सुधीर, और इससे कहीं सेना के इन जवानों का बढ़ता है और इसीलिए आज ये इलाका पूरी तरह से सुरक्षित माना जा रहा है, जैसा कि ट्वीट करके केंद्रीय मंत्री ने भी बताया। देखिए, इससे पहले भी गौरव जो सेना के जो सूत्र थे उनके हवाले से जानकारी मिली थी कि जो डिप्लॉयमेंट है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले भी चूंकि यहाँ स्ट्रैटेजिक तौर पर अगर यांगत्से एरिया की बात करें तो भारतीय सेना को स्ट्रैटेजिक तौर पर बढ़त मौजूद है चाइनीज पीएलए से, तो उसके मूवमेंट पे खासतौर पर नजर रखी जाती है और यही वजह है कि कोई घटना होने से पहले ही जो भारतीय सेना है उन्होंने एक बेहतरीन जो जवाब है वो चीनी पीएलए को दिया। और उसके बाद से चूंकि अब केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यहाँ पहुंचे हैं और वो सैनिकों से मिल रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जब दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व से यहाँ कोई पहुंचा है और वो यहाँ के लोगों से, यहाँ की जो सेना के जवान हैं उनके साथ मिल रहे हैं और मोरल बूस्टिंग वाली जो बात बिल्कुल साफ तौर पर कि जब सेना के जवान देखते हैं कि जो देश ये करता रहता है, जो टॉप लेवल है वहां से लोग आगे आते हैं और उनसे मिलते हैं, उनका हालचाल जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर स्थितियां कैसी हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव होता है सैनिकों के लिए, उनके लिए बहुत मोरल बूस्ट होता है और यही स्थिति है। वैसे गौरव, चूंकि इससे पहले ही भारतीय सेना के जो सूत्र है वो पूरी जानकारी उनके हवाले से आई थी कि जो यांगत्से एरिया है वहां सेना का डिप्लॉयमेंट लगभग पूरा हो चुका है। भारतीय जो सेना है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अब जो पूरी स्थितियां हैं वो लगभग सामान्य है। यहाँ तवांग की अगर खास तौर पर बात करें तो माहौल बिल्कुल सामान्य है, लोग यहाँ अपने रोजाना के कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में एक केंद्रीय मंत्री का यहाँ पहुंचना अपने आप में एक यहाँ के लोगों के लिए, सेना के लिए एक मोरल बूस्ट के तौर पर कहा जाएगा। मतलब ये कहा जा सकता है सुधीर की पहले से बेहतर स्थिति वहां पर है और आने वाले समय में और बेहतर होती जाएगी। बिल्कुल, देखिए गौरव, जो शुरुआत से जो स्थितियां रही हैं उसके बाद से लगातार स्थिति जो है भारतीय पक्ष में ही रही है, क्योंकि हमने पहले ही जो चाइनीज पीएलए है उसके मूवमेंट को भांपते हुए उनके जो स्टेटस को की रणनीति थी उसको विफल कर दिया, उनको वापस उनके इलाके में वापस पीछे जाने के लिए मजबूर किया और उसके बाद से लगातार जो हमारा डिप्लॉयमेंट रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। हमारी जो सारी तैयारियां हैं वो बहुत बेहतर रही हैं। तो अब चूंकि इससे पहले भी रक्षा मंत्री ने सदन में पूरी तरह से आश्वासन दिलाया था कि जो मूवमेंट था उसको भारतीय सेना ने पूरी चौकसी से, बहादुरी से विफल कर दिया है। कोई भी हमारा सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है, कुछ सैनिकों को मामूली चोटें जरूर आई हैं। तो उसके बाद से अब दोबारा एक केंद्रीय मंत्री का यहाँ पहुंचना, जवानों के बीच आकर उनसे मिलना, उनकी हौसला अफजाई करना साफ तौर पर बताता है कि जो स्थितियां हैं वो भारत के लिए बहुत बेहतर है। भारत ने लगातार जो अपनी स्थिति है वो बहुत बेहतर रखी है और साफ तौर पर चाइना को एक कड़ा संदेश भी दिया है कि जो हमारी जमीन है उस पर 1 इंच भी कब्जा किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुधीर, सुरक्षा मानकों को देखते हुए क्या और भी तैनातियां वहां पर की जा रही हैं? देखिए गौरव, ये क्लासिफाइड जानकारी होती है, इसके बारे में बहुत पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं दी जाती है और चूंकि पिछले 3 दिन से मैं यहाँ हूँ तो जो खास तौर पर मीडिया है उसको एक तवांग के एरिया से बाहर जाने की, जो स्ट्रैटेजिक एरियाज है वहां जाने की मनाही है। लेकिन जो सेना के सूत्र है वो ये बिल्कुल साफ तौर पर जानकारी दे रहे हैं कि जो हमारा डिप्लॉयमेंट है वो लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर ऐसे में ये कहना कि हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी, क्योंकि सेना की तैयारियां गौरव हमेशा लगातार रहती हैं और लगातार सेना अपने डिप्लॉयमेंट और अपनी चीजों को लेकर बेहतर काम करती रहती है। तो अब ऐसे में चूंकि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पहुंचा है, किरेन रिजिजू यहाँ पहुंचे, तो जाहिर तौर पर सैनिकों की अगर मोरल बूस्टिंग के लिए कहेंगे तो एक बेहतर चीज रहेगी। लेकिन अगर आप ये कहना कि हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है, ये एक स्ट्रैटेजिक जानकारी है, क्लासिफाइड जानकारी है जो सेना आमतौर पर मुहैया नहीं कराती है। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं होती है, लेकिन चूंकि सेना के जो सूत्र है उनके हवाले से जानकारी मिल रही है, लगभग हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरी तरह से कंप्लीट है और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। गौरव, सुधीर, आने वाले समय के लिए जिस तरह की चाइना की हरकतें रही है वो हमने पहले भी देखा है, तो आने वाले समय में इस तरह की हरकतें ना हो, क्या उसके लिए भी कोई रूपरेखा वहां पर तैयार की गई है? देखिए गौरव, ये बिल्कुल आप इस मामले में इस तरीके से कह सकते हैं कि आप अपनी तैयारियों को तो बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आपका दुश्मन कैसे एक्ट करेगा इस पर कोई बहुत ज्यादा आप कमेंट नहीं कर सकते कि आपका सामने वाला जो दुश्मन है वो किस तरीके से घटना है या किस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो ये आप सिर्फ तैयारियां बेहतर कर सकते हैं जो भारतीय सेना कर रही है और
क्योंकि हमने अपनी सीमा पर अपनी तैयारियां बहुत चाक चौबंद कर रखी है। हाँ, पुराने अनुभव जो है गौरव हमारे जो चाइनीज पीएलओ को लेकर चीन का जो लगातार बिहेवियर रहा है, खासतौर से गलवान के बाद की बात करें, गलवान 2020 के बाद से जिस तरीके से स्थितियां रही हैं, जिस तरीके से हमने अपनी तैयारियों को अंजाम दिया और लगातार अपनी स्थितियां बेहतर रखी है, उसके बाद से हमारी स्थिति बहुत बेहतर हुई है। लेकिन दुश्मन उन इलाकों में हरकत ना करे, ये शायद बहुत ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि हम उनकी हरकतों को रोक पाए। हाँ, हम अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर सकते हैं। हम अपने इलाके में किसी भी घटना या किसी गतिविधि को आने से पहले ही रोक सकते हैं। ये तैयारियां बहुत बेहतर तरीके से की जा सकती हैं। गौरव, वहां के सैनिकों की अभी क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कुछ उसमें से घायल थे, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? क्या वो अब बिल्कुल ठीक हैं और वापस कैंप पर लौट चुके हैं? क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, इसके बारे में गौरव आधिकारिक तौर पर तो कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन रक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया था उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि जो कुछ सैनिक हैं उनको मामूली कुछ जो चोटें हैं वो आई हैं। उसके बाद से उनका अस्पताल में जो समुचित इलाज चल रहा था, उसके बाद से सेना की तरफ से चूंकि अगर कोई क्रिटिकल मामला होता तो जाहिर तौर पर जानकारी जरूर दी जाती, लेकिन चूंकि सभी को बहुत मामूली सी चोटें थी तो उनका जो ट्रीटमेंट हुआ है उसके बाद से वो लोग वापस अपने अपनी जो डिप्लॉयमेंट है, आगे की जो भी उनके ऑर्डर है उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी की खासतौर पर हम बात यहाँ करें, तवांग की एरिया की बात करें, जो अरुणाचल से सटी हुई सीमा या अक्रॉस द लाइन, अगर हम पूरे लेह से लेकर सिक्किम तक की बॉर्डर की बात करें, भारत और चीन सीमा की बात करें, तो सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार जो तैयारियां हैं हमारी पूरी चल रही है। अभी हाल ही में जो ईस्टर्न एयर कमांड है उन्होंने अपनी एक रूटीन एक्सरसाइज भी की थी कमांड लेवल की, जिसमें उन्होंने अपने सारे एसेट्स को मोबिलाइज किया था कि अगर जरूरत पर हम किस तरीके से ठीक है जो चुनौती है उससे कैसे निपट सकते हैं। तो ये सारी तैयारियां लगातार सेना हमेशा जारी रखती है और यही वजह है कि जो स्थितियां हमारे सामने निकल कर आई वो भारत के पक्ष में निकल कर आई और बहुत बेहतर निकल कर आई। बिल्कुल, और इसीलिए जो मनोबल है वो भी बढ़ता जा रहा है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो पूरा इलाका है वो अब काफी सुरक्षित है सेना के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए सुधीर आपका। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया है, जल्द लौटते हैं। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिक्की के वार्षिक सम्मेलन और 95वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चाहे गलवान हो या तवांग हो, भारत की सेनाओं ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है वो अतुलनीय है। अब एक सिलसिला इसमें सेना के बारे में भी चला है, थोड़ा सा हटकर बातें उससे मैं कर रहा हूं, लेकिन मित्रों मैं संसद में कह चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं तो
वह बातें नहीं बोलूंगा जो कि मैंने संसद में नहीं कही है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और वहीं रक्षा मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 25 साल हमने आजादी का अमृत काल मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 प्रण की याद दिलाई थी। सबसे पहला प्रण विकसित भारत का निर्माण है, जिसे पूरा किए बिना भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। हम दुनिया के दूसरे देशों पर हावी नहीं होना चाहते, हम विश्व के कल्याण के लिए सुपर पावर बनना चाहते हैं। विकसित भारत का निर्माण और एक ऐसा संकल्प है जो मैं मानता हूं कि बिना पूरा किए हुए भारत विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता। लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि मैं यहां पर सुपर पावर और महाशक्ति की बात कर रहा हूं तो इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हम दुनिया के दूसरे देशों पर डोमिनेट करना चाहते हैं अथवा दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने की हमारी मंशा है। यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, विश्व की महाशक्ति बनना चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि हम भारत की उस संस्कृति में विश्वास करते हैं जिस संस्कृति ने हमको संदेश दिया है वसुधैव कुटुंबकम का, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, पूरा विश्व ही हमारा यह भारत, ये परिवार है। और वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि डोकलाम घटना के दौरान भी राहुल गांधी को चीनी अधिकारियों के साथ सूप पीते देखा गया था, जबकि भारतीय सेना चीनी सैनिकों से लड़ रही थी। उन्होंने साथ ही कहा कि जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो तब भी उन्होंने उस पर सवाल उठाए थे। हकीकत यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को हमारी सेना पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहदते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। और वहीं भाजपा ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा है। पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि भारतीय होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी को भारत की सेना पर गर्व है, और वहीं भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने साथ ही कहा कि भारत की 1 इंच भूमि न किसी के कब्जे में है और न किसी में ये हिम्मत है कि वो कब्जा कर ले। भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं। पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में ये हिम्मत है कि श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा मजबूत नेतृत्व हमारे पास हो, विश्व की सबसे वीर सेना हमारे पास हो, कूटनीतिक तौर पर पूरे विश्व को हम दिशा दे रहे हो और भारत की 1 इंच भूमि कोई कब्जा ले, ये संभव नहीं है, असंभव है। और वहीं गौरव भाटिया ने साथ ही राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि मैं आपको बता दूं कि भारत की सेना इतनी सक्षम है कि ना तो कभी पिटी थी और ना कभी पिटेगी। उन्होंने साथ ही राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का पिटा हुआ मोहरा करार दिया। राहुल गांधी जी, भारत की सेना ना कभी पिटी थी ना कभी पिटेगी, लेकिन भारतीय राजनीति का पिटा हुआ मोहरा है आप। मैं पढ़ना चाहूंगा 6 सितंबर 2013 को क्या नीति थी कांग्रेस पार्टी की। कहा गया AK एंटनी जी द्वारा कि सरहद पे कुछ बनाओ नहीं, देश सुरक्षित रहेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बदलाव क्या आया। DSDBO ब्रिज दुर्बक से दौलत बेग ओल्डी तक का 323 किलोमीटर का यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई।
भारतीय जनता पार्टी आज पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता आज देश भर में पाकिस्तान और पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं। जम्मू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिलावल के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बेहद शर्मनाक और अपमानजनक है। इससे शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजधानी दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जोरदार प्रदर्शन किया। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्किस बानो की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने गुजरात सरकार की ओर से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के दोषियों को छोड़ने का आदेश दिया था। बिल्किस ने गुजरात सरकार के इसी आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बिल्किस ने 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार की मांग की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों की रिहाई में 1992 में बने नियम लागू होंगे। इन्हीं नियमों के आधार पर 11 दोषियों की रिहाई हुई थी। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 48वीं जीएसटी काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होने वाली इस बैठक में वित्त राज्य मंत्रियों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जीएसटी कानून के कुछ प्रावधानों को अपराध की श्रेणी में से बाहर करने को लेकर अधिकारियों की समिति की एक रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर जीएसटी को लेकर विचार विमर्श किया गया। इससे पहले जीएसटी की पिछली बैठक जून में आयोजित की गई थी। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में आईएसआई एजेंट को रक्षा दस्तावेज बेचने वाला कटरा से गिरफ्तार हुआ है। जानकारी के अनुसार कटरा निबंधन कार्यालय में कार्यरत लिपिक रवि चौरसिया को रक्षा मंत्रालय से जुड़े प्रतिबंधित एवं गोपनीय दस्तावेज एक महिला को बेचने के आरोप में पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर रवि चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। वो मुंगेर जिला के जमालपुर थाना अंतर्गत नया गांव विषहरी का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया है कि जब वो चेन्नई के अवाडी भारी वाहन निर्माण कारखाना में लिपिक पद पर कार्यरत था, उसी समय उसका संपर्क इंटरनेट मीडिया पर एक महिला से हुआ। वो आईएसआई एजेंट थी। उसके प्रेम जाल में फंसकर और पैसे के लोभ में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से उक्त कारखाने में बनने वाले टैंक एवं अन्य रक्षा उपकरणों से संबंधित गोपनीय यांत्रिक जानकारियां उस महिला को उपलब्ध करा दी। बदले में उसे राशि का ऑनलाइन भुगतान भी प्राप्त हुआ। एसएसपी जयंत कांत ने आरोपी से पूछताछ कर मीडिया से जानकारी साझा की। और केंद्र सरकार के सार्थक प्रयासों से देश में कपड़ा उद्योग में पीएलआई जैसी योजनाओं के लागू होने से इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर रोजगार, व्यापार व कारोबार की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश से। देखिए। कृषि के बाद देश में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदाता के रूप में वस्त्र उद्योग का योगदान है और इसका जीडीपी में बात करें तो 2.3% की हिस्सेदारी भी है। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और पीएलआई स्कीम के जरिए इस क्षेत्र का कायाकल्प किस तरह हुआ, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश। मैडम, अगर बात करें पीएलआई स्कीम आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना का महत्वपूर्ण प्रतीक। मेक इन इंडिया का नारा जो प्रधानमंत्री जी ने दिया और अमृत काल में इसके लिए जो योजना बनाई गई, खास करके आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए 14 क्षेत्र में हम लोगों ने पीएलआई स्कीम निकाली, जिसमें एक सेक्टर टेक्सटाइल भी है। पूरी इकोसिस्टम से मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करके हम लोग ग्लोबली मार्केट करके एक्सपोर्ट कैसे हो जाए इसके ऊपर फोकस करते हैं। 11 से 12% निर्यात कपड़ा सेक्टर का है। इस क्षेत्र में नई नई चुनौतियाँ और संभावनाएं भी बहुत बड़ी है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के हिसाब से 210% इंक्रीज होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग में, और मैन्युफैक्चरिंग में सभी सेक्टर आ जाएंगे। और ये सभी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल का रोल बड़ा होगा। भारतीय कपड़ा उद्योग नेचुरल फाइबर का है, पीएलआई स्कीम इसमें कितना मददगार साबित हो रही है?
बहुत अच्छे से, जैसे मैंने बोला रेडीमेड गारमेंट, जिसमें कई रोजगार पैदा होंगे, फार्म से लेके फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फॉरेन तक की पूरी योजना 5F पे हम काम करते हैं। 2021-22 के आम बजट में वित्त मंत्री ने 7 पार्क बनाने की घोषणा की थी। इस क्षेत्र में महिलाओं का योगदान भी काफी रहता है, तो किस तरह उनको आगे बढ़ाया जा सकता है? नहीं, सभी योजना चल रही है। पीएम मित्र पार्क में 13 राज्यों से 7 राज्यों को मिलेगा पार्क, और उसके आवेदन को हम लोग चेक कर रहे हैं। 51% शेयर स्टेट का रहने वाला है, जहां लेबर पॉलिसी, जहां उनकी टेक्सटाइल पॉलिसी, पावर पॉलिसी जो सपोर्ट करेगी, और एक साथ में लोग प्रोडक्शन में आगे आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, प्लग एंड प्ले के माध्यम से बिजनेस कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा युवा आ सके, महिला आ सके, इसके लिए सभी योजना बनी है। तकरीबन $400 बिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा है, और इस सरकार ने जो लक्ष्य रखा उसमें हासिल करने की ओर सरकार अग्रसर है। तो भविष्य में वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में भारत किस तरह लीडर बनेगा कपड़ा उद्योग में दुनिया के लिए? लोग अपने टारगेट के हिसाब से चलते हैं, बार बार स्टेक होल्डर से बातें होती है, पूरे वैल्यू चेन से बात होती है, क्योंकि कपड़ा उद्योग पूरे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो किसानों की आय दुगना करना, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री में, फिर उनको अच्छे से रॉ मटेरियल सप्लाई हो जाए, इसमें से कपड़ा बने, कपड़े में से चीज़ें बने, मार्केटिंग हो जाए और फॉरेन जाए, तो ये पूरी वैल्यू चेन से सरकार काम करती है PLI स्कीम के माध्यम से। तो केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश, जिनका मानना है कि कपड़ा क्षेत्र में PLI जैसी कई तरह की योजनाओं को सरकार ने न केवल बेहतर तरीके से लागू किया है, बल्कि जमीनी स्तर पर आम आदमी को फायदा दिलाकर कपड़ा उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्थापित करने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन AK के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।